नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी का जो आरओ का एग्जाम होने वाला है प्री का 27 जुलाई 2025 को, और यूपी पीसीएस 2025 का जो प्री वाला होने वाला है 12 अक्टूबर 2025 को। इन दोनों एग्जाम के लिए कई सारे फ्री इनिशिएटिव मैंने अनाउंस किए थे और सारा कमिटमेंट पूरा किया जाएगा। एक बार कमिटमेंट कर दिया तो पूरा करके रहता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पिक्स का रिवीजन हमने चालू कर दिया है टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, बिल्कुल फ्री में 3 बार पिक दी जाएंगी, उनको आप देखते रहिए। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह, पीडीएफ वगैरह बहुत सारी चीजें उसमें मिलती हैं। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें और आगे भी ज्वाइन रहें जब तक सिलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है। फ्री क्विज की प्रैक्टिस करने के लिए एससीएस डेली क्विज में डेली 25 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। पिछले 6.5 साल से कई सारे एसडीएम, डीएसपी, आरओ, बीओ, कई पीसीएस के लोग उससे टॉपर्स तक उससे निकल चुके हैं, रैंक 1-2 तक। ठीक है, इसके अलावा ओनली करंट अफेयर हमारा चैनल है, ओनली करंट अफेयर। उसमें डेली करंट अफेयर की हम पिक दे देते हैं कि इतना करंट अफेयर जरूरी है, और प्लस उसके क्वेश्चन भी करवा देते हैं। तो ये तीनों फ्री टेलीग्राम चैनल आप एक बार ज्वाइन कर लीजिए और उसमें बने रहिए। तीनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा हमने जो बोला था आपसे कि भाई वीडियो क्लासेस भी हम आपको बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव के तहत देंगे। तो अभी हम शुरू में 75 दिन का बाकायदा स्टडी प्लान भी देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर भी करेंगे, प्लस उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे, नए पैटर्न और ट्रेंड वाले, बिल्कुल, है ना। तो शुरू में ये 75 डेज की क्लास चलेगी। आरओ के 200 नंबर में से 140 यानी कि कट ऑफ वाला निकालने वाला के हिसाब से सब कुछ हम आपके लिए कराएंगे। 75 डेज की बिल्कुल फ्री क्लास होगी, सारे वीडियो फ्री रहेंगे, लेकिन सारे वीडियो की पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के मेंबर्स को मिल सकती है। और ये 75 डेज के बाद हम फिर यूपी पीसीएस 2025 प्री के लिए डेडिकेट कर देंगे। मतलब अभी से लेकर लगातार 10-11 अक्टूबर तक सारे फ्री इनिशिएटिव आपको मिलते रहेंगे। पिक्स रिवीजन भी जो है एससीएस की डेली क्विज में जो है फ्री जीएस क्वेश्चन का रिवीजन भी, ओनली करंट अफेयर वाला भी, और यहां पे वीडियो क्लासेस भी बिल्कुल फ्री में। एक भैया अपील है आपसे कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते रहना यार, लाइक करा करो यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है। एक कमेंट वगैरह कर दिया करो। दूसरी बात यह है कि भाई वीडियो में 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेली आपसे, उनको आप ईमानदारी से अटेम्प्ट करके अपना ईमानदारी से स्कोर बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नए पैटर्न वाले होंगे। देखिए 3 टेलीग्राम चैनल है हमारे, इनको ज्वाइन करके बने रहिए यहीं पे। ये वाला मेन चैनल है, यहाँ पिक्स का रिवीजन कराया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह सब मिल जाता है इसमें। बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव चलते रहते हैं भाई। ये एससीएस डेली क्विज है, डेली इसमें क्विज फ्री में करा रहे हैं लगातार। ठीक है, ज्वाइन करके बने रहो इसमें, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया नहीं देना है इसमें। ये करंट अफेयर वाला चैनल है, डेली करंट अफेयर पढ़ो भी और उसकी प्रैक्टिस भी बिल्कुल फ्री में करो। तो फ्री इनिशिएटिव फॉलो करने वाले स्टूडेंट इस तरह से जो है आप तैयारी करते रहे। बाकी जिनके पास थोड़ी सी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का उनका टारगेट है, कट ऑफ निकालने का टारगेट है अगर आपका, तो चाहे आपका आरओ वाला एग्जाम हो, चाहे पीसीएस वाला एग्जाम हो प्री का, दोनों के लिए आपको 3 चीजें करनी है। एससीएस का पेड ग्रुप आप ज्वाइन करिए, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल से और प्लस जो रिकॉर्डेड वीडियो पेड ग्रुप में दिए गए हैं सिर्फ उनसे पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर लें एससीएस पेड क्विज और एससीएस टेस्ट सीरीज से। अगर आपने ये कर लिया, दोनों का प्री का कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आयोग पूछ ले। इजी, मॉडरेट, टफ, एंड कॉन्सेप्चुअल, लेंदी। एससीएस का आरओ का री एग्जाम का प्री का भी पेड ग्रुप चल रहा है, मेंस का भी ग्रुप चल रहा है। यूपी पीसीएस 2025 की शुरुआत से सिलेक्शन तक की भी तैयारी का कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, प्री का भी और मेंस का भी। आरओ प्रीलिम्स री एग्जाम के लिए दैनिक रूप से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन क्लास नंबर 5 हम लोग करेंगे, ये आपकी 5th क्लास है। क्लास नंबर 1 से लेकर 4 तक देखिएगा, उसके बाद 5th क्लास पे आइएगा तो आपका फ्लो यहाँ पे बना रहेगा। बेसिकली जीएस के टॉपिक्स हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ये वाले टॉपिक्स पर अभी हमारा फोकस है। हिंदी वगैरह भी शुरू करने वाला हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास से प्लान कर रहा हूँ। काफ़ी सारा फीडबैक आपका जो मिला है उसमें समझ में आ रहा है कि विशेषण विशेष में समस्या है और वाक्य वर्तनी शुद्धि वाले में ज़्यादा समस्या आप लोग फेस कर रहे हैं, तत्सम तद्भव में भी। तो इन वाले टॉपिक्स को प्रायोरिटी पर शुरू करेंगे। सबसे ज़्यादा कमेंट यहाँ पर विशेषण विशेष के आ रहे हैं, तो उसको क्लास नंबर 6 से या हर हाल में 7 से शुरू कर लेंगे हम लोग। आपको मैं बता दूं कि जीएस वाला रिवीजन हम लोग करा रहे हैं, उसके लिए ये सोर्सेस आप प्रेफर कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियोस बने हैं, वो देखिए। जो लोग पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं, आप लोग अपने पीडीएफ से ही पढ़िएगा, अपने पेड स्टडी मटेरियल से ही पढ़िएगा, उसके अलावा कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग पेड ग्रुप में आना चाहते हैं अभी भी आ सकते हैं। जैसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या सर 70-75 दिवस जो बचे हुए हैं इसमें कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आगे 70-75 दिवस में कंप्लीट करने का आशय ये है कि डेली 8 से 10 घंटे आपको देने पड़ेंगे हर हाल में, बिना ब्रेक के 8 से 10 घंटे यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। कोई भी आप ब्रेक नहीं ले सकते हैं, आगे संडे छोड़ के कोई भी ब्रेक नहीं ले सकते हैं। शादी पार्टी इन सब में अगर आपने समय गंवा दिया इधर उधर की चीज़ों में तब आपका नहीं होगा, लेकिन 8 से 10 घंटे अगर डेली 70 दिवस भी दे दिए तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल एक बार पढ़ के रिवाइज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है ऐसा। प्रैक्टिस रिसोर्सेज सारे लगाए जा सकते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज और पेड क्विज सॉल्व की जा सकती है, और इतना ही
करने से आप एग्जाम की डिमांड पूरा कर लेंगे और कट ऑफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो पेड ग्रुप मेंबर्स ये वाली चीज़ करते रहिए। करंट अफेयर का रिवीजन भी हम लोग शुरू कराएंगे। करंट अफेयर का सेक्शनल रिवीजन होगा और करंट अफेयर का पापा वीडियो आपको दिया जाएगा एग्जाम से करीब 16-17 दिवस पहले। हम लोग इसको अपडेट कर देंगे। इकोनॉमी के लिए ज्ञान सर आपको बता ही चुके हैं कि मई एंड तक आपको वीडियो मिल जाएगा इकोनॉमी का। उसमें जो है टोटल सारी चीज़ें कवर कर दी जाएंगी। इकोनॉमी का पापा वीडियो वो होता है, उसमें बजट कवर कर लिया जाएगा, उसमें इकोनॉमिक सर्वे कवर कर लिया जाएगा यूनियन का। सारी चीज़ें जो इकोनॉमी की अपडेट्स हैं वो उसमें कवर कर ली जाएंगी। 200 में से 60 मार्क्स हिंदी के हैं और हिंदी में कम से कम हमको 55 यहाँ पे चाहिए। 55 का टारगेट तभी अचीव होगा अगर आप डेली बेसिस पर रिवीजन कर रहे होंगे। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के वीडियो से रिवीजन करिए, पेड ग्रुप में है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हिंदी के नोट से आप रिवाइज करते रहिए और जो है प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। पेड क्विज से, टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करते रहिए जो आपको पेड ग्रुप में मिल रही है। हिंदी में इतना कर लेंगे। पेड ग्रुप मेंबर्स की मैं अगर बात करूँ, अगर आपने टेस्ट सीरीज और पेड क्विज ही लगा ली और कम से कम एक बार स्टडी मटेरियल को गो थ्रू कर लिया, आप जो है 55 प्लस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। पेपर को बस अच्छे से अटेम्प्ट करना आपका काम रह जाएगा। यहाँ की क्लास शुरू करेंगे रिवीजन की, और लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्वेरी का आंसर कर लेते हैं। क्लास नंबर 1 से क्वेरी आई थी इसमें कि चेरा डायनेस्टी की राजधानी क्या है। चेरा डायनेस्टी की राजधानी, तो चेर वंश की राजधानी जो है एक वर्णजी है, जो आपको ध्यान में रखनी है। वर्णजी नाम है और इसका एक नाम जो है ये करूर भी था। वर्णजी या फिर करूर, जो भी आपके ऑप्शन में दिया रहे। करूर के अलावा हो सकता है कुरुवूर दिया रहे, वो भी सही मानेंगे आप लोग। तो ये है यहाँ पर आपकी चेर वंश की राजधानी। इसके अलावा क्लास नंबर 2 से या 3 से एक एरर करेक्शन है। किस अधिनियम से बंगाल का गवर्नर जनरल जो है भारत के भारत स्थित ब्रिटिश क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना था। तो हमने शायद आपको 1853 का अधिनियम बता दिया था, ऐसा नहीं है। 1853 के अधिनियम से नहीं, 1833 के चार्टर अधिनियम से ऐसा हुआ था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भारत में स्थित ब्रिटिश क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1833 के एक्ट से ऐसा हुआ था, ये ध्यान रख सकते हैं। एक अच्छी बात इसमें ये रही कि हमारे स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होकर पढ़ रहे हैं और कोई भी चीज़ यहाँ पर उन्हें लगती है तो वो पूछ लेते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप ध्यान से लेक्चर को देखते हैं तभी आपके मन में डाउट भी आता है। तो किसी ने चेर डायनेस्टी की राजधानी पूछी थी जो लिस्ट में शायद नहीं कवर किया था, हमने उसका आंसर भी कर दिया है, तो अब आप भूलेंगे नहीं। ईस्ट वेस्ट डिवीजन जो हिमालय का है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बारे में भी आरओ में ही क्वेश्चन आ चुका है, 2016 के री एग्जाम में आया था प्रीलिम्स वाले में। ईस्ट वेस्ट डिवीजन ऑफ हिमालय में किस तरीके से डिवीजन होता है। अभी जो हमने हिमालय का डिवीजन पढ़ा था, ये वेस्टर्न हिमालय का डिवीजन पढ़ा था पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो। हमने आपको पढ़ा था, बताया था मतलब कि कुनलुन स्लॉप से लेकर के फाइनली शिवालिक तक इस तरीके से पश्चिमी हिमालय का विभाजन है। सिंधु गंगा के मैदान को बेसिकली हमको पढ़ना है। सिंधु गंगा के मैदान और स्पेसिफिकली हम नॉर्थ इंडिया के मैदानों को आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये जो टॉपिक बच रहा है आपका कि ईस्ट वेस्ट डिवीजन हिमालय का कैसे होता है, इसको कंप्लीट करके हम लोग जो है नॉर्थ इंडिया के प्लेन रीजन के बारे में, यानी कि मैदानी भाग के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जिससे क्वेश्चन इस साल काफ़ी एक्सपेक्टेड भी है। पश्चिम पूर्व में अगर हिमालय का विभाजन अगर हम करें, पश्चिम पूर्व तक विभाजित करें, तो इन भागों में हिमालय को विभाजित किया जा सकता है। ये है असम हिमालय। ये क्या है? असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच है असम हिमालय। फिर यहाँ पर नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय यहाँ पर काली और कोसी नदी के बीच है, ठीक है। इसके बाद है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय भी किसके बीच है? सतलज और काली रिवर के बीच है। और फिर ये है पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। ये है सिंधु और सतलज नदी के बीच। तो ये हमसे एग्जाम में लिस्ट वाइज पूछा जा चुका है कि कौन सा हिमालय किस नाम से जाना जाता है, किस किस नदी के बीच है। असम हिमालय दिहांग और तीस्ता के बीच, कोसी और तीस्ता रिवर के बीच यहाँ पे मतलब ये सिक्किम हिमालय है, सिक्किम हिमालय। कोसी और तीस्ता के बीच सिक्किम हिमालय है, और नेपाल हिमालय काली और कोसी के बीच है। सिंधु सतलज के बीच है पंजाब हिमालय। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच है। तो ये डिवीजन जो है ये ईस्ट वेस्ट वाला आपको याद रखना है। बाकी हमने ये वाला डिवीजन तो आपको समझा ही दिया था, जो आपको नॉर्थ से साउथ जो तैयार करना है। पूर्वांचल बस बच रहा है, पूर्वांचल को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी नॉर्थ इंडिया के जो वृहद मैदान है, जो बेसिकली उत्तरी मैदान जो है, उत्तरी भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, जिसमें सिंधु का मैदान है और इसमें गंगा प्लेन जो है, सिंधु मतलब कह सकते हैं सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है ये वाला, इसका जो
कह सकते हैं मैदानी क्षेत्र, इसको हमको कवर करना है इस क्लास में, और इससे इस साल क्वेश्चन काफ़ी एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से। तो आज ये टॉपिक्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। पूर्वांचल हिमालय बस बच रहा है, उसको हम लोग कवर करेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र पे। हम लोग हिमालय का नॉर्थ से साउथ डिवीजन हम लोग पढ़ रहे थे, शिवालिक तक अच्छे से पढ़ चुके थे। अब उसके भी उत्तरी क्षेत्र में आ जाते हैं, यानी कि उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र के बारे में यहाँ पर पढ़ना हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन उससे भी पहले हिमालय का उत्थान थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो आपको ये मैदानी क्षेत्र का ओरिजिन समझने में आसानी रहेगी। हिमालय के बारे में जैसे कुछ लोग जानते भी होंगे, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत ओरिजिनी, कि एक यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन है यानी कि नवीन वलित पर्वत है। यंग फोल्ड माउंटेन यानी कि नवीन वलित पर्वत है, जिसका उत्थान हुआ था मायोसीन इपॉक में। मायोसीन इपॉक में उत्थान हुआ था हिमालय का। जहाँ पर इस समय हिमालय है वहाँ पर पहले कभी कोई पहाड़ नहीं था। आज से करीब जो है 55 से 65 मिलियन साल पहले कोई भी हिमालय नहीं था। वहाँ पे एक टेथिस सी बहती थी, टेथिस सी, टेथिस सागर हुआ करता था यहाँ पे। तो हिमालय का सृजन कैसे हुआ, इसको डायग्रामेटिकली आप देखेंगे। ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन से यहाँ पर इंडिया का जो लैंड मास है ये चलता है करीब 50 मिलियन साल पहले यहाँ पे पहुँचता है। और जो कह सकते हैं हम लोग, इंडियन प्लेट टकराती है यूरेशियन प्लेट से। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से बहुत तेज़ी से टकराती है, और जो टेथिस सागर का मलबा है वो ऊपर उठता है। जो टेथिस सागर जो था वहाँ उसका मलबा ऊपर उठता है, वही मलबा आज हिमालय के रूप में हमारे सामने है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या फिर इंडियन प्लेट है, और ये यूरेशियन प्लेट है। ये दोनों आपस में टकराती हैं तेज़ी से, और जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर जाती है, नीचे यहाँ पर समा जाती है। अब नीचे ये प्लेट जब समा जाती है तो क्या होता है कि जो टेथिस सागर था यहाँ पे, उसका मलबा जो है ऊपर आ जाता है। यही मलबा जो है हिमालय के रूप में हमारे सामने है। और ओरिजिनी का ये नियम है कि जैसे यहाँ पर हिमालय का उत्थान हुआ, टेथिस सी का मलबा ऊपर गया, तो टेथिस सागर कहाँ गया? इतना बड़ा सागर कहीं डिसअपियर नहीं कर गया, उसका पानी जो है आगे चला गया। उसका पानी आगे चला गया, और आगे कहाँ पे भर गया, यानी कि आगे कहाँ पे भरा नहीं, मतलब पानी जो है बिखर करके नदियों के रूप में बट गया, ग्लेशियर फॉर्मेशन हुआ। ये बहुत लंबी मतलब मिलियन साल चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एकदम से चीज़ें नहीं हुई। तो ओरिजिनी का नियम है कि जैसे यहाँ पर हिमालय उठा, मतलब जो टेथिस सी का मलबा ऊपर उठा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसके और इधर नॉर्दर्न रीजन में एक कह सकते हैं गर्त बन गया। गर्त यानी कि बहुत बड़ा जो जियोसिंक्लाइन बन गया, भूगर्त बन गया, जियोसिंक्लाइन, बहुत विशाल जियोसिंक्लाइन बन गया। जियोसिंक्लाइन में क्या हुआ कि जो ये मतलब ये टेथिस सी थी, जिससे कई सारी नदियाँ निकली, उन्होंने इरोजन करना शुरू किया, मिट्टी का कटाव करना शुरू किया, और मलबा जो है इसी गर्त में आकर के जमा कर दिया। इस गर्त में जो मलबा जमा किया वही हमारे सामने इस समय नॉर्दर्न इंडिया के मैदानी क्षेत्र हैं, ठीक है। मिलियन साल पहले जो टेथिस सागर का जो मलबा था, टेथिस सी से निकली नदियों ने जो मलबा इकट्ठा किया, इस जियोसिंक्लाइन में महागर्त में भर दिया, और वही गर्त में भरा मलबा इस समय हमारे सामने उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र के रूप में विद्यमान है, ठीक है। बहुत स्पष्ट है कि जो जियोसिंक्लाइन बना था, जियोसिंक्लाइन जो बना था उसमें जब मलबा भर गया, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद जमा कर दिए गए, तभी वहाँ आ करके इस समय हमारे सामने है। मतलब यहाँ पर हिमालय है, हिमालय के नीचे तलहटी क्षेत्र में, और नीचे आप जाएंगे शिवालिक के बाद तो आपको देखने को मिल जाएगा वही जियोसिंक्लाइन आज मलबे से भर चुका है। और वहीं पर जो है इंडो गंगा मतलब जो है गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्र हैं, ठीक है। तो वही जियोसिंक्लाइन अब मृदा से भर चुका है, मतलब अवसादों से भर चुका है, परिपक्व हो चुका है, और जो है यहाँ पर पूरा एलुवियल क्षेत्र देखने को मिलता है। तो इस तरीके से गंगा के मैदान बने, इस तरीके से हिमालय का सृजन हुआ। जितना आपको जानना जरूरी था उतना मैंने बता दिया है। इससे क्वेश्चन भी अभी आया था 2024 के पेपर में। क्वेश्चन आया था कि हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, 5 मिलीमीटर पर ईयर अभी भी हिमालय का उत्थान हो रहा है, हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है। और भारतीय टेक्टोनिक प्लेट, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से अभी भी टक्कर ले रही है। ये प्रक्रिया लगातार चल रही है, तभी 5 मिलीमीटर पर ईयर हिमालय ऊंचा हो रहा है। तो एयर और दोनों सही है, और आर की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। तो सी यहाँ पर सही उत्तर ऑफिशियल की में माना गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्लेट अभी भी जो है घर्षण कर रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं, और हिमालय जो है अभी भी उत्थान करता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बिहार रीजन में जो हमको गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र देखने को मिल रहा है, गंगा रिवर सिस्टम
से अच्छा मतलब गंगा रिवर सिस्टम की नदियाँ जो बह रही हैं, नदी घाटियाँ हैं और कई सारा उपजाऊ क्षेत्र है, ये किसकी देन है? उसी जियो सिंक्लाइन की, जो हिमालय के उत्थान के समय बना था। उसी जियो सिंक्लाइन में टेथिस सागर से निकली नदियों ने अपना अवसाद जमा कर दिया था। ठीक है। अब उत्तरी भारत का जो मैदान है उसके बारे में थोड़ा-सा हमको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी कुछ वर्षों से इससे आया नहीं है। तो उत्तरी गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, इसमें कई बार हम लोगों को लगता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार का रीजन शामिल है, थोड़ा बहुत वेस्ट बंगाल का, ऐसा नहीं है। नॉर्दर्न जो प्लेन्स हैं, भारत का जो उत्तरी मैदान है, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। अगर हम सिर्फ गंगा, यमुना के मैदानी क्षेत्र के बारे में बात करें, तो वो कन्फाइंड है आपका उत्तर प्रदेश रीजन में, बिहार रीजन में है और वेस्ट बंगाल के रीजन में। सबसे पहले तो इसका सृजन कैसे हुआ, इसको देख लेते हैं। सृजन सृजन जैसे मैंने आपको बताया कि जो जियो सिंक्लाइन बना था, उसमें टेथिस सागर से निकली नदियों ने और ग्लेशियर पिघलने से निकली नदियों ने जो अपना अवसाद जमा किया, जमे हुए अवसाद के रूप में जब वो भरता चला गया, जियो सिंक्लाइन पूरा भर गया, तो एक उपजाऊ समतल क्षेत्र के रूप में सृजित हुआ, जो इस समय उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र है। ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको कई सारे जो स्ट्रक्चर्स यहाँ की नदियों द्वारा बनाए हुए देखने को मिलते हैं, जैसे खड्ड, ठीक है, रवाइन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रवाइन्स को बीहड़ बेसिकली बोलते हैं, बीहड़। चंबल नदी जो है रवाइन फॉर्मेशन करती है। हमसे एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी नदी जो है बीहड़ बनाती है, तो बीहड़ जो स्ट्रक्चर है ये इरोजन द्वारा बनते हैं, मिट्टी कटाव द्वारा चंबल नदी बनाती है। यहाँ पर हमको दलदल देखने को मिलते हैं, कई सारी नदियाँ यहाँ पर दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं। तराई रीजन में ऑक्सबो लेक यानी कि गोखुर झीलों का निर्माण करती हैं। गोखुर झील, गोखुर झील का निर्माण यहाँ पे होता है उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र में नदियों के द्वारा। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। विस्तार यानी कि एक्सटेंट, कहाँ से कहाँ तक हम लोग मानेंगे कि नॉर्दर्न गंगा का मैदान फैला हुआ है, यानी उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र का विस्तार जो है ये कहाँ से कहाँ तक है। अगर इसको हम देखें मैप में तो आपको समझ में आएगा, और ये विस्तार के बारे में पूछ सकते हैं। तो वेस्टर्न बॉर्डर, उत्तरी गंगा का मैदान, मतलब उत्तरी, माफ़ कीजिएगा, मैदानी क्षेत्र जो है, बार बार गंगा का मैदान निकल रहा है, क्योंकि गंगा का मैदान बहुत बड़ा रीजन कवर करता है उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र का, तो बार बार वही आ रहा है। लेकिन उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र की शुरुआत वेस्टर्न भाग से होती है, सुलेमानो किरथार रेंज से। सुलेमानो किरथार रेंज से यहाँ पाकिस्तान के पार जा करके ये है बॉर्डर। हमारा जो उत्तरी मैदान है वो यहाँ से है, पाकिस्तान के भी पार जा करके, मतलब अगर हम लोग पॉलिटिकल बाउंड्री हटा दें तो सुलेमानो किरथार रेंज जो है पाकिस्तान में, वहाँ के कह सकते हैं ईस्टर्न भाग से शुरू हो जाता है हमारा नॉर्थ इंडिया का मैदानी क्षेत्र, और ये पूरा भाग ये कवर करता है, राजस्थान से लेके उत्तर प्रदेश वाला, बिहार वाला, झारखंड वाला, और ये जो है इधर बंगाल रीजन भी। ईस्टर्न बॉर्डर इसका क्या है? पूर्वांचल हिल्स, जैसे हमने पढ़ा था हिमालय के डिवीज़न में, पूर्वांचल हिल्स जो हैं, पूर्वांचल के पहाड़ जो हिमालय का भाग है, वहाँ तक इसका ईस्टर्न बॉर्डर है, विस्तार है उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र का। सदर्न बॉर्डर क्या है? नॉर्दर्न एज ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, जैसे हमको पता है कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, प्रायद्वीपीय पठार, इसका जो उत्तरी भाग है वहाँ तक ये है, मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू जब शुरू हो जाता है तब उत्तरी गंगा का मैदान खत्म हो जाता है। इसके जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लेते हैं हम लोग, यानी भू आकृतिक जो इसके विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे भाभर, इसकी विशेषता क्या है? ये एलुअल फाइन्स, जलोढ़ पंख से मिलकर के बनाए। जलोढ़ पंख कैसे बनते हैं इसको देख लेते हैं। जैसे हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय है, इसको आप शिवालिक मान लीजिए, जब से निम्न हिमालय जो बचा सबसे साउथ में जो है, उसके बाद ये जो क्षेत्र है ये वाला भाबर क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं भाबर क्षेत्र। इसको थोड़ा और पास से अगर हम देखें तो अगर ये इनको शिवालिक पर्वत माला मान ले, शिवालिक माउंटेन्स के बीच से जब कोई नदी निकलती है, तो जब नदी बीच से निकलती है, मतलब एक नैरो चैनल से निकलती है और बाद में आकर के बड़े मैदान में फैल जाती है, तो अपना अवसाद जो है बिखेर देती है नदी। जब अपने साथ तो सेडिमेंट लेकर के चलती है अवसाद, वही जब एक चौड़े क्षेत्र में बिखेर देती है, पतले क्षेत्र से निकलते हुए नदी अब चौड़े क्षेत्र में अवसाद बिखेर देती है, तो उसी को एलुअल फैन बोला जाता है। ठीक है, इसी को एलुअल फैन या फिर जलोढ़ पंख हम लोग बोलते हैं। जलोढ़ पंख, जलोढ़ पंख तो ये एक इरोजनल लैंड फॉर्म है, यानी कि मिट्टी मृदा के अपर्दन से बनी हुई एक भू आकृति है, और जब पहाड़ों के बीच से, पतले पहाड़ के बीच से कोई नदी निकल करके वृहद क्षेत्र में फैलती है, तो अपने साथ जो अवसाद बिखेर देती है उसी को एलुअल फैन कहते हैं हम लोग। और एलुअल फैन कहाँ बनता है? पिडमॉन्ट की स्थिति में, गिरिपद की स्थिति में बनता है।
तो ऐसे ही हमसे एक बार एग्जाम में पूछ चुके हैं कि भाभर का जो क्षेत्र है वो किस तरीके का है। ये पिडमॉन्ट सिचुएशन बनाता है, यानी गिरिपद क्षेत्र, जहाँ पर पहाड़ खत्म हो रहा होता है और जहाँ पर नदी जो है अवसाद इकट्ठा करती है, उसको गिरिपद पिडमॉन्ट रीजन बोलते हैं। तो भाभर एक पिडमॉन्ट रीजन है। यहाँ पर जलोढ़ पंख बनते हैं। यहाँ एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर पेड़ उगते हैं। ठीक है, ये नैरो पतला सा और नदर्न मोस्ट स्ट्रेच है, सबसे मतलब उत्तरी स्ट्रेच है। हिमालय के बिल्कुल खत्म होते ही आपको भाभर देखने को मिलता है। तो पेड़ तो उग सकते हैं क्योंकि जड़ें नीचे चली जाती हैं। बड़े बड़े बोल्डर्स हैं तो एग्रीकल्चर यहाँ पे हो नहीं सकता है। ठीक है, और पत्थर जो है यहाँ पे पोरस होते हैं, मतलब खोखले टाइप के होते हैं। फिर ये तराई रीजन है। तराई रीजन आपको हरा भरा थोड़ा सा दिखा रहे हैं हम लोग डायग्राम में, और हरा भरा होता भी है क्योंकि तराई क्षेत्र जो है वनाच्छादित होता है। तराई क्षेत्र यहाँ पे घना वनाच्छादित क्षेत्र होता है और यहाँ पर शुगर केन, राइस और वीट की खेती होती है। गन्ना, चावल, गेहूँ यहाँ पे उगाया जाता है। उसके बाद कई इसके साउथ में जो क्षेत्र पड़ता है बांगर क्षेत्र, बांगर या भांगर क्षेत्र जो आ जाता है, ये आ जाता है तराई के और जो है दक्षिण में, या फिर कह सकते हैं तराई के और बाद में। मतलब जितना जितना आप यहाँ पर गंगा के मैदान के करीब पहुँचेंगे उससे पहले के जो क्षेत्र हैं सारे। ठीक है, तो ये बांगर क्षेत्र है, ये तराई के बाद पड़ता है और खादर के पहले। ठीक है, खादर और तराई के बीच में पड़ता है यहाँ पे बांगर का क्षेत्र। ठीक है, तो बांगर क्षेत्र जो है ये जाना जाता है जानवरों के जीवाश्म के लिए। जानवरों के जीवाश्म यहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें ओल्डर एलुवियम देखने को मिलता है और कंकड़ यहाँ के इसके रिवर बेड में पाए जाते हैं। तो बांगर क्षेत्र में कंकड़ देखने को मिलते हैं और यहाँ पर ओल्डर एलुवियम देखने को मिलता है। आशय है पुराना जलोढ़ देखने को मिलता है। कंकड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है और यहाँ पर जानवरों के जीवाश्म इस रीजन में पाए जाते हैं बांगर क्षेत्र में। और फिर जो है खादर क्षेत्र में नवीन जलोढ़ होता है, मतलब नदियों के द्वारा जमा किया गया नया अवसाद होता है। ठीक है, और मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ गंजेस यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि गंगा क्षेत्र का सबसे कह सकते हैं उपजाऊ क्षेत्र होता है। गंगा के बिल्कुल किनारे ये क्षेत्र पाया जाता है खादर क्षेत्र। यहाँ पर नवीन जलोढ़ होता है, यानी कि नदी द्वारा जमा किया गया नवीन अवसाद, और सबसे फर्टाइल क्षेत्र होता है। तो अगर आपसे पूछें कि खादर, तराई, भाभर में, बांगर में सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, तो खादर है। खादर सबसे उपजाऊ क्षेत्र है कृषि के मामले में। इसके बाद रेह, कल्लर और राकड़। रेह, कल्लर और राकड़ ये जो है बचा हुआ अवसाद होता है और इससे उत्तर प्रदेश में सॉल्टी अल्कलाइन या सलाइन सॉइल बनती है। जो बुंदेलखंड रीजन में ज़्यादातर ये पाई जाती है सॉइल, ये होती है अल्कलाइन सॉइल। अल्कलाइन सॉल्टी सॉइल होती है, सूटेबल नहीं होती एग्रीकल्चर के लिए। तो बुंदेलखंड रीजन में ये पाई जाती है सॉइल। हरियाणा के रीजन में भी कहीं पर ये सलाइन सॉइल देखने को मिलती है। उसको रेह, कल्लर या राकड़ अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है। तो ये आपको गंगा के मैदान के बारे में इसका समझ में आया होगा कि इसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं इसके द्वारा। मतलब इस क्षेत्र में जो नदियाँ बहती हैं उनके द्वारा बीहड़ बनाए जाते हैं, दलदल बनाए जाते हैं, गोखुर झील बनाई जाती है। गोखुर झील का फॉर्मेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी एक इरोजनल लैंड फॉर्म है, यानी कि नदी द्वारा जो मृदा अपरदन किया जाता है और मृदा का अवसाद जो जमाया जाता है इस जगह से उठा करके दूसरे जगह पर, उसी से बनता है। तो रिवर जब मींडर्स बनाती है, यानी कि ऐसे ऐसे घुमाव बनाती है, ऐसे ऐसे जब घुमाव बनाते हुए जब रिवर चलती है तो उसी को मींडर बोला जाता है इंग्लिश में, मींडर। तो नदी जब अपने मैच्योर स्टेज में, नदी के 3 स्टेज होते हैं, तो नदी अपने मैच्योर स्टेज में जो है ये मींडर बनाती है। इसमें एक एक्सेप्शनल केस होता है झेलम का। झेलम ऐसी नदी है जो अपने यूथफुल स्टेज में जो है ये बनाती है मींडर। एक बार हमारे एग्जाम में हरियाणा पीसीएस ने पूछा था कि कौन सी एकमात्र ऐसी नदी है जो अपने यूथफुल स्टेज में, अपने यौवन स्टेज में जो है मींडर बनाती है, अब घुमाव बनाती है। तो झेलम है, बाकी सारी नदियाँ अपने मैच्योर स्टेज में ऐसे ऐसे झूमते हुए चलती हैं। ठीक है, तो जब नदियाँ ऐसे चलती हैं अपने मैच्योर स्टेज में तो एक जगह पर इरोजन करती है, एक जगह पर डिपोजिशन करती है, यानी एक जगह से अवसाद हटाती है और दूसरे जगह जमा करती है। तो ऐसे होता है कि जैसे नदी इस तरीके से यहाँ पे जा रही है, वो एक जगह पर कटाव करेगी और दूसरी जगह पर यहाँ पर अवसाद जमा करेगी, यहाँ काटेगी, यहाँ जमा करेगी, इस तरीके से होता है। ऐसे यहाँ से काट रही है, यहाँ से जमा कर रही है। तो कई बार क्या होता है कि अवसाद इतना इकट्ठा होता जाता है कि इसकी स्ट्रीम टूट जाती है, इसका एक छल्ला जो है घुमाव का ये अलग हो जाता है। तो यही जो घुमाव का एक कह सकते हैं छल्ला, ये सेपरेट होकर के कट जाता है, यही आगे चल करके एक लेक बन जाता है। इसी को ऑक्सबो लेक बोलते हैं। मतलब ये पूरी स्ट्रीम से अलग हो जाता है ये लेक वाला हिस्सा, मतलब अब जमा हुआ जमाव जो है ये स्ट्रीम से कट जाता है, यहाँ पर मलबे जमा होने की वजह से स्ट्रीम से अलग हो जाता है छल्ला। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सबो लेक, यानी कि गोखुर झील।
गोखुर झील या ऑक्सबो लेक इसको कहा जाता है। तो ऑक्सबो लेक जो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने डेल्टा क्षेत्र में बनाती हैं, यानी जहाँ पर नदी एकदम खत्म होने वाली होती हैं वहाँ पर उन क्षेत्रों में या फिर कह सकते हैं समतल क्षेत्रों में ये बनाती हैं। माउंटेनियस रीजन में ऑक्सबो लेक नहीं बनती है, समतल रीजन में बनती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे बिहार में गोखुर झील बनी है, उत्तर प्रदेश में कई सारी गोखुर झील हैं, बिहार में काफ़ी सारी हैं क्योंकि वहाँ पर जाकर के नदियाँ एकदम समतल टराइन में बहने लगती हैं। तो ये हमने आपको नर्दर्न प्लेन अच्छे से समझा दी। नर्दर्न प्लेन का सिग्निफिकेंस एग्रीकल्चर के संदर्भ में भी है, कई सारा रोड नेटवर्क भी यहाँ पर बनाया जा सका है क्योंकि समतल क्षेत्र है और जो टराइन है वो सीधी सीधी है, ठीक है। प्लेट्यू रीजन यहाँ पर नहीं है और ना ही माउंटेन्स है। नर्दर्न प्लेन्स में नर्दर्न गंगा के मैदान में भी और कल्चरल टूरिज्म यहाँ पर देखने को मिलता है, कई सारे मंदिर यहाँ पर बने हैं, कई सारे तीर्थ स्थल बने हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में, और नदी के किनारे कई सारे तीर्थ स्थल बनाए गए हैं। और चूँकि समतल रीजन है तो इन सब के कंस्ट्रक्शन में भी आसानी रहती है। तो ये रीजन हो गया आपका। इसको थोड़ा सा मैप में भी समझ लेते हैं। मैप में हमने आपको बताया कि कहाँ से शुरू है, यहाँ किरथार सुलेमान रेंज से शुरू हुआ करके राजस्थान के प्लेन रीजन को कवर करते हुए, डेजर्ट रीजन कवर करते हुए, ये पंजाब रीजन कवर करते हुए, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल से आते हुए इतना पूरा क्षेत्र जो है आपका नर्दर्न प्लेन का क्षेत्र है। अब आपने देखा कि ये वाला क्षेत्र हम लोग क्यों नहीं लिए, ये क्यों छोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पर विंध्य के माउंटेन है, कहीं पर कोई माउंटेन है, कहीं पर बुंदेलखंड का पठार है। तो पठारी क्षेत्र जहाँ से शुरू है, या फिर कह सकते हैं कि पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन जहाँ से शुरू है वहाँ से गंगा प्लेन ख़त्म है, या फिर जो उत्तरी भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वो यहाँ से खत्म है। यहाँ से क्या शुरू है, डेक्कन प्लेट्यू शुरू है, या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय भारत का पठार शुरू है। तो ये सब हमने पढ़ा। अब इससे संबंधित थोड़े से क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पास्ट में क्या पूछे गए क्वेश्चन। पास्ट में क्वेश्चन आ चुका है कि गंगा का मैदान भारत का सबसे घनी आबादी वाला हिस्सा है। तो सही बात है, गंगा के मैदान में काफ़ी सारी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश, बिहार रीजन में, वेस्ट बंगाल में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा है, सही है। गंगा भारत की सबसे अधिक दोहन वाली नदी है, तो ये भी सही है। तो गंगा नदी का दोहन किया जाता है और इसी वजह से वहाँ पर काफ़ी सारी पॉपुलेशन पनपी है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए यहाँ पे करेक्ट है। अभिकथन कह रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, सही है ये कथन। अगर आप उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार में, तो आपको पता होगा कि ठंडी में वर्षा हुई थी। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून इज एक्टिव इन विंटर, ये भी सही है। तो दोनों ही करेक्ट है यहाँ पे। लेकिन क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि भारत के उत्तरी मैदानों में जो वर्षा होती है इसका कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये अलग से भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी पश्चिमी विक्षोभ जो होते हैं मेडिटेरेनियन सी के आसपास से जो ओरिजिनेट होते हैं, उसके कारण से वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में वर्षा होती है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय होती है विंटर में, लेकिन ये डायरेक्ट कारण नहीं है उत्तरी मैदानों में वर्षा का। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए और आर सही है, लेकिन आर जो है ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। आंसर हो जाएगा इसमें बी। आगे क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो गैंगटिक प्लेन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ जियोसिंक्लाइन। जैसे हमने आपको बताया था कि टेथीस सी का मलबा जब उठा तो उत्तरी मतलब इसके दक्षिणी भाग में जब मलबा उठा, उसके थोड़ा सा साधर्न रीजन में एक जियोसिंक्लाइन बहुत बड़ा भूगर्त क्रिएट हो गया था। ठीक है, ऐसे ऐसे उत्थान होता है। तो जैसे यहाँ पर उत्थान हुआ, यहाँ पर हिमालय का उत्थान हुआ, तो यहाँ पे एक जियोसिंक्लाइन बन गया। यहाँ पे टेथीस सी का मलबा उठा और यहाँ पर जो है गर्त बन गया। यही गर्त में आकर के नदियों ने अपने अवसाद जमा किए, जो आज गंगा प्लेन के फॉर्म में, या फिर हम कह सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया के प्लेन रीजन के फॉर्म में हम देख पा रहे हैं। आगे क्वेश्चन इससे पूछा गया था कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं। तो हमने पढ़ा कि जो है जहाँ पर माउंटेन फिर खत्म होने लगता है, जो मैदानी क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं। ठीक है, भाबर। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, भाबर। फिर अगला पूछा गया था कि शिवालिक श्रृंखला के साउथ में भाबर रीजन जो है ये किसका एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल है पिडमॉन्ट सिचुएशन का, गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। पिडमॉन्ट सिचुएशन यहाँ पे बनती है जहाँ पे आपको एलुवियल फैन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इतना यहाँ पे क्लियर है आपको। गंगा के मैदान में जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर हमने बता दिए, इसके इकोनॉमिक फीचर भी हमने बता दिए हैं। ठीक है, तो गंगा के मैदान आपने अच्छे से स्टडी कर लिए। उत्तरी भारत का मैदान एक तरीके से आपने अच्छे से स्टडी कर लिया है। गंगा के मैदानों की बात तब होती है जब हम लोग नदियों के बारे में पढ़ते हैं। गंगा नदी, गंगा रिवर सिस्टम जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा।
ठीक है। एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक यानी गोखुर झील जो है ये किस राज्य में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक किस राज्य में भारत में स्थित है। रोजमर्रा की ज़िंदगी में डेली बेसिस पे जो कुछ भी कूड़ा कचरा हमारे घरों से उत्पन्न होता है और जो हम लोग सुबह शाम फेंकने जाते हैं वो कितने प्रकार का होता है, कौन सा ऐसा होता है जिसे ठिकाने लगाना एकदम आसान होता है और कौन सा ऐसा है जो ठिकाने लग ही नहीं पाता है। पूरी ज़िंदगी आप प्रयास करते रह जाइए, पूरी बात समझेंगे एकदम डिटेल में अगले 5 मिनट में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो देखिए, जैसे ही कोई कूड़ा आप सुबह शाम पन्नी में भर के फेंक आते हो तो फेंकने के बाद आपका काम तो खत्म हो जाता है, लेकिन इन्वायरमेंट का काम वहीं से शुरू हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ कूड़े कचड़े ऐसे होते हैं जिसे हम इंग्लिश में वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, जो कि अपने आप सड़ के ख़त्म हो जाते हैं। क्यों सड़ जाते हैं? क्योंकि उनमें बैक्टीरिया और फंगस आसानी से लग जाते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ को जो सड़ी नहीं हुई है अगर वो सड़ जाती है तो दो में से एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है उसके पीछे, या तो बैक्टीरिया अपना काम कर चुका है या तो फंगस। आप अगर अपने शरीर में मैग्नीफाइंग ग्लास या उसके ऊपर माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप पगला जाएंगे। आप वहाँ पे देखेंगे कि बड़े बड़े इतने इतने उंगली के साइज़ के फंगस वहाँ पे लटके पड़े हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। आपके मन में सवाल आना जायज़ है कि इन फंगस ने आपको मार क्यों नहीं दिया, आप अभी तक ज़िंदा कैसे हैं। तो देखिए, आपके शरीर से निकलता है पसीने से लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम इन सारे फंगस को मार देता है, और जबकि ये लाइसोजाइम पूरे शरीर का सबसे कमज़ोर एंजाइम होता है, इसके बाद भी मार देता है, इसीलिए आप ज़िंदा बने रहते हो। बाकी अगर ये लाइसोजाइम अपना काम नहीं कर पाया तो ये फंगस आपके शरीर में ही बढ़ता चला जाएगा। जैसे दाद खाज और सर में भी जो बाल झड़ने लग जाते हैं ना, उसके पीछे भी फंगस ही होता है। कभी अपने खोपड़िया को ध्यान से देखिएगा, कंघी से अगर आप खुरचेंगे उसको तो खूब सफ़ेद सफ़ेद सा एकदम कूड़ा करकट टाइप का बाहर आता है, वो और कुछ नहीं बल्कि फंगस है। हालांकि कुछ फंगस हमारे लिए काम के भी होते हैं, हम उन्हें खा जाते हैं, जैसे कि मशरूम। अब ये मत समझिएगा कि मशरूम आप खा गए हैं तो अगली बार आप डैंड्रफ भी खा जाइएगा। अभी नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा। मशरूम में ऐसी चीज़ पाई जाती है जिसे खाया जाता है तभी पूरे मशरूम खाने लायक बन जाते हैं। तो वो चीज़ अलग हो गई कि कैसे फंगस एक्ट करेगा, और बैक्टीरिया की वजह से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारी हो सकती हैं, जैसे टीबी, चाहे पेट की हो चाहे फेफड़े की हो, और उसके अलावा निमोनिया भी, जिससे इंसान मर भी सकता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरिया जहाँ भी फेफड़े में या फिर दिमाग में या फिर पेट में घुसा तो सीधे से जहाँ भी है उसको सड़ाने लग जाता है। तो बैक्टीरिया फंगस के काम करने का तरीका ये होता है, और इनको ना कोई लिविंग सेल नहीं चाहिए वायरस की तरह। आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पे हमने वायरस का जिक्र काहे नहीं किया। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पे कोई लिविंग सेल थोड़ी ना है, और वायरस को काम करने के लिए हमेशा कम से कम एक लिविंग सेल चाहिए, क्योंकि सेल के बाहर ये मरल रहता है, और जैसे ही सेल मिलेगा ना इसको तो जिंदा हो जाएगा। ये अजीब ही टाइप का यहाँ पे वायरस होता है। तो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो कि बैक्टीरिया फंगस के एक्शन की वजह से सड़ जाएं और सड़ के हो जाएं ख़त्म, तो ये होते हैं बायोडिग्रेडेबल। आप जितनी भी डेली लाइफ में चीज़ें देखते हो ना जो ऑर्गेनिक होती हैं, जैसे सब्जी, फल, फूल, पत्ती, इंसान और जानवरों का वेस्ट प्रोडक्ट जो उनका मलमूत्र होता है, किचन से जो भी कूड़ा करकट निकलता है, कपड़े या पेपर से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं जो कूड़े में तब्दील हो जाती हैं धीरे से, तो वो सब की सब बायोडिग्रेडेबल होती हैं। आप अपने लाइफ में डेली बेसिस पे देखते ही हो कि ये कल तक तो अच्छी भली थी, आज सड़ कह गई है। तो जो चीज़ सड़ जाती है ना, आप अपनी आंखों से देख सकते हो, फील कर सकते हो, तो वो सब बायोडिग्रेडेबल होता है। और जिस पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इस पे बैक्टीरिया फंगस कभी एक्ट कर ही नहीं सकते, तो ये अपने आप ठिकाने लग भी नहीं सकते। जैसे जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, रबर है, प्लास्टिक है, आप प्लास्टिक की बिस्लेरी की बोतल को देखिएगा ना, पी के आप फेंक दिए तो ज़िंदगी भर वो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में घूमती रहेगी, और कभी गलती से अगर खेतवा में चली गई ना तो मिट्टी के नीचे दफन हो जाएगी और पूरी मिट्टी को ख़राब कर देगी। वहाँ पे वो मिट्टी फिर फसल उगाने लायक बचेगी नहीं, इस चीज़ की गारंटी होती है। तभी सरकार इस चीज़ पे जोर दे रही है कि वैसे वेस्ट प्रोडक्ट जो कि अपने आप सड़ के ख़त्म नहीं हो सकते, उनको कायदे से ठिकाने लगाए जाएं।
बाकी ये सब जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो अपने आप ही सड़ गल के ख़त्म हो जाते हैं, इनको ठिकाने लगाने की कायदे से ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन चूंकि ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट ख़त्म नहीं होंगे, इसीलिए ज़रूरत पड़ती है इनको कायदे से ठिकाने लगाने की। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि बताइए इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नहीं है। तो आपको हम तरीका समझा दिए कि जो चीज़ सड़ के ख़त्म हो जाती है वही बायोडिग्रेडेबल है। अब आपसे अगर ऑप्शन में दिया कि बताइए कांच या प्लास्टिक या थर्माकोल ये सब बायोडिग्रेडेबल है क्या, तो ये क्या कभी सड़ गल के ख़त्म होंगे? क्या कभी कोई बैक्टीरिया वायरस इस पे एक्ट करेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप पहचान लीजिएगा आराम से। जितने भी ऐसे प्रोडक्ट जो कि अपने आप ख़त्म नहीं होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, एक होता है ई वेस्ट। आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट ये सब चलाते हो ना, तो एक टाइम के बाद इनकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, तो ये सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट बन जाएंगे और ज़िंदगी भर आपके इन्वायरमेंट में घूमते रहेंगे। कभी भी इस पर बैक्टीरिया एक्ट नहीं कर पाएगा, ना ही इस पर फंगस लगेगा। तो इनको कायदे से ठिकाने लगाना पड़ता है। ये जो ई वेस्ट होते हैं इस पर सरकार बहुत ज़्यादा सीरियस भी है, न्यूज़ वगैरह आती रहती है, हम लोग डेली करंट अफेयर में अपडेट भी करते हैं। रिसाइकिल करवाना पड़ता है, ज़मीन के नीचे गाड़ना पड़ता है और अलग से डस्टबिन बनाना पड़ता है कि ये ई वेस्ट के लिए और ये प्लास्टिक वगैरह के लिए। उसी तरह से जो सड़ गल के अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं, उसमें बस ऐसा होता है कि गीला कचरा अलग कर दिया जाता है, सूखा अलग। इसके बाद इसको कहीं भी दफना दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। उसके बाद टेंशन ख़त्म, अपने आप ही ख़त्म होके ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे के सर से सींग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ये टॉपिक ख़त्म, पैसा हजम। अब बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की। हमेशा की तरह 2 सवाल तो आपको लगवा के ही जाएंगे। ये भी एक तरीके की बहुत अलग टाइप की एनालॉगी है। जिस तरह से डायनासोर का संबंध ड्रैगन के साथ है, तो किसका किसके साथ होगा? तो आप देखिएगा कि डायनासोर का छोटा वर्जन ही तो ड्रैगन होता है ना। डायनासोर जुरासिक टाइम पीरियड का एग्जाम्पल है। जुरासिक जो समय था, जुरासिक पार्क मूवी भी आई थी, सबने देखी होगी। हमारी तो भैया आत्मा कांप गई थी और हमारा रिएक्शन जो है वो कुछ ऐसा था। तो इसका छोटा वर्जन ये है। तो हमें ऐसी चीज़ ढूंढनी है कि शुरू में बड़ा वर्जन हो, बाद में छोटा। तो स्नो का छोटा वर्जन आइस होता है, बस बात ख़त्म, बाकी कहीं कुछ मिल ही नहीं पाएगा। अब आपको एक टिप्स देते जाते हैं। देखिए, कभी भी अगर आप अकेले या फिर दोस्तों के साथ बार में बैठे हो या फिर एरोप्लेन में हो, एयर हॉस्टेस आपके बगल से निकले और आप वहाँ पे पैक बना रहे हो, तो कभी भी अगर आपको बर्फ़ चाहिएगा ना, तो आप हमेशा आइस कहिएगा। गलती से स्नो मत बोल देना, नहीं तो फजीयत हो जाएगी ऑन द स्पॉट। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? आखिरी क्वेश्चन देख लो, इसके बाद ख़त्म करते हैं इसे। ये नंबर सीरीज चैप्टर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक सवाल आना ही आना है। आरओ में पक्का आएगा, नहीं तो यूपीपीसीएस सीसेट में ज़रूर आएगा। आप अगर कहिएगा तो हम पूरी की पूरी एक लिस्ट बना देंगे जिसमें वो सारे चैप्टर होंगे जो कि रीजनिंग में आपको कवर करना ही है। और अगर आप 12-10 को पीसीएस देने जा रहे हो तो मैथ्स वाले भी हम शामिल कर देंगे आपके लिए। जितने लोग यस बोलेंगे उसी हिसाब से हम डिसीजन लेंगे कि वो लिस्ट हम दें कि ना दें। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर जाते हैं घर। देखो 8 से 15 कैसे बन सकता है, तो आप कहिएगा +7 करने पे। ये बात तो सही है, लेकिन उसके बाद +13 करना पड़ेगा, फिर कुछ और प्लस करना पड़ेगा। ये पूरा 3 झाम हो जाएगा इसमें। एक दूसरा लॉजिक देखो, 8 दूनी 16, 1 कम कीजिए 15, 15 दूनी 30, 2 कम कीजिए 28। तो इंटू 2 तो हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन पहले 1 निकाल रहे थे, अब की 2 निकाल रहे हैं। अगली बार क्या करेंगे, इंटू 2 करने के बाद 3 निकालेंगे, तो क्या 53 आएगा? बिल्कुल आया। तो अगली बार 53 में इंटू 2 करेंगे, अब की बार 4 निकाल लेंगे। 106 में 4 गया 102, बस बात खत्म। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।